गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है सबका? ऑडियो क्लियर है? सही है। चलो, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे हम लोग कर्व को ट्रेस करते हैं वो हमने देखा था, है ना। हमने डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किया था और डिफरेंट मेथड्स के बेसिस पे हमने अलग अलग टाइप के, और अब आप किसी भी टाइप का कार्टेशियन इक्वेशन कोई देता है तो एटलीस्ट आप एक रफ आइडिया लगा के क्वेश्चंस को या उस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मेन पर्पस हमारा ये सीखने का ये था कि आप किसी तरीके से एरिया कैलकुलेट देख पाओ कि हमें कौन सा एरिया निकालना है, ठीक है। तो जनरली उतना टफ वो कर्व नहीं देगा, है ना, ऐसा ही कर्व देगा जो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है कि ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो हम उसको प्लॉट करके एरिया कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इसी में दूसरा, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसमें हम पॉइंट्स को दो टाइप से डिनोट करते हैं, है कि नहीं। तो एक टाइप था हमारे पास जिसमें हम पॉइंट्स को x, y से रिप्लेस करते थे, है ना। तो इसको हम बोलते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट था, ठीक है। दूसरा है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, जो रडार वगैरह यूज करता है और जो एरोप्लेन वगैरह में सिस्टम लगा रहता है वो सब किस पे वर्क करता है, इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि हम ओरिजिन से डिस्टेंस कवर करते हैं कि कितने डिस्टेंस पे है, और एंगल पता करते हैं कि हमें कितना एंगल किस एंगल पे है कि नहीं। तो यहां पे कार्टेशियन में आप देखोगे कि हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट में मूव करते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट पे मूव करके हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं। जबकि इसी पॉइंट पी को, है ना, यही पॉइंट पी सेम यहां है, बस इसको पहुंचने का तरीका हमने दूसरे तरीके से ये देखा कि आप क्या करो कि इसको ओरिजिन से देखो कि ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है ना। तो हम ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर बोलते हैं, है ना, रेडियस के टर्म में। और एंगल हम देखते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक एंगल फिक्स कर दिया है कि एंगल हमेशा हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करना है कि नहीं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखना होगा इस पोलर फॉर्म में तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर और थीटा से, है ना। तो ये सेम यही चीज है, पॉइंट वही है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है, ठीक है। पहला जो पॉइंट होगा वो हमें बताएगा, है ना, इस वाले का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो हमें बता रहा है कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, और जो सेकेंड वाला पार्ट है वो हमें ये बता रहा है कि ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना फॉर्म कर रहा है ना। तो इन दोनों के बेसिस पे हम उस पॉइंट के लोकेशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब इसी को देखते हैं कि अगर हमें आर लिखना हो, ठीक है, अगर हम इसी को कोऑर्डिनेट्स के टर्म में समझें, ठीक है, तो मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं ताकि आप दोनों को रिलेट कर पाओ। तो जैसे हम यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए कॉमा बी, ठीक है, और इसी पॉइंट को हमें पोलर फॉर्मेट में लिखना है ना। तो देखो पोलर फॉर्मेट में इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो ये डिस्टेंस हमें पता है ए, ये डिस्टेंस पता है हमें बी, है ना, ये डिस्टेंस हमारे पास बी है। तो ये हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है ना। इसी पॉइंट पे हमने ये आर कैलकुलेट कर लिया। अब हमें एंगल देखना है कि ये एंगल कितना होगा। तो हमें y पता है, x पता है, तो हम tan थीटा इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो जो हमारा आंसर होता है थीटा वो किसके टर्म में होता है, tan इनवर्स b बाई ए के फॉर्मेट में, है कि नहीं। और थीटा हम जनरली अगर डिग्री में दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन इन जनरल क्या होता है, थीटा रेडियन में यहां से निकल के आता है ना। यहां से आप कैलकुलेट करोगे क्योंकि ये डिजिट्स के टर्म में है, तो यहां से जो थीटा निकल के आएगा आपका वो किस में होगा, रेडियन में होगा। तो थीटा इन रेडियन,
ठीक है, तो रेडियन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि रेडियन में कैसे काम करते हैं, तो रेडियन या डिग्री में आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे हम एक दूसरे में कन्वर्जन इस टाइप से होता है। ठीक ना, अब देखो कि अगर हमें एक पॉइंट P दिया हुआ है A, B, है कि नहीं, अगर हमें पॉइंट A, B दिया हुआ है, तो इस A, B को हम क्या लिख सकते हैं? A, B को हम देखो, ये जो पॉइंट A, B था और यहां पे यही पॉइंट सेम P है। ठीक है, तो अगर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट के टर्म में बात करो, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, तो अगर आप पोलर को कार्टेशियन में प्लॉट करोगे तो हमें यहां पे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जब हम इसमें कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखोगे? तो देखो, रेडियस हमें पता है और इस रेडियस पता है, एंगल पता है, तो ये इसका जो प्रोजेक्शन होगा यही तो एक्स कोऑर्डिनेट देगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? r cos थीटा, है ना, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r sin थीटा। तो ये एक्चुअली में क्या है? ये पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, है ना। पोलर रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है? देखो, कार्टेशियन में हमारे पास सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, और पोलर में हमें सिर्फ क्या चाहिए होगा? r और थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ पोलर में पूछता है कि पोलर में रिप्रेजेंट करो, तो सिर्फ हम रेडियस और एंगल बताएंगे। क्लियर है? लेकिन अगर हम ये चीज बता रहे हैं उसको r x cos थीटा, r cos थीटा और r sin थीटा, तो ये एक्चुअली में क्या है कि आपने एक्स वाई प्लेन में ही उसको पोलर फॉर्मेट को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो देखो यहां से x की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे? r cos थीटा, और y की वैल्यू r sin थीटा। ठीक है, तो ये एक जनरल रिलेशन होता है। ये रिलेशन है हमारे पास किसमें? कार्टेशियन रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर, है ना। तो कार्टेशियन और पोलर के बीच में ये रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब देखो एक और चीज कि अगर हम कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं, ठीक है, कार्टेशियन पॉइंट में किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं, या पोलर में आप किसी को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो अगर ये हम मान लेते हैं कि यहां से इस पॉइंट का लोकेशन P है और इस P का R हमें 1 दिया हुआ है और एंगल π/3 दिया हुआ है। हेलो, अब क्लियर है? अब क्लियर है? सही आ रहा है अब, है ना। तो अगर हम इस प्लेन में एक पॉइंट लेते हैं इस 1, π/3 फॉर्मेट का, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट, है कि नहीं, और इसका एंगल कितना होगा? π/3, है ना। तो ये एंगल इसका π/3 है, लेकिन क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो एंगल cos थीटा और ये sin थीटा का टर्म होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है कि नहीं। पीरियोडिक फंक्शन होता है मतलब इसी पॉइंट आप दूसरे तरीके से भी अप्रोच कर सकते हो, है कि नहीं। तो अगर हमें इसी पॉइंट को लिखना होगा तो इसी पॉइंट को आप और किस तरीके से लिख सकते हो? 1,
2 पाई प्लस पाई बाई 3, है कि नहीं। इसी पॉइंट को आप कैसे लिख सकते हो, 1, 4 पाई प्लस पाई बाई 3, है ना। और इसी तरीके से आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 1, 2n पाई प्लस पाई बाई 3, यानी इसी एंगल को, इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी वेज है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं, पॉइंट P हैज इनफाइनाइटली मेनी रिप्रेजेंटेशन, इनफाइनाइटली मेनी रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट P को आप इनफाइनाइट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो चीज हमें दिखाई दे रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पोलर फॉर्मेट है, और एंगल को हम इसी 360 डिग्री में रोटेट कर रहे हैं, है ना। तो 360 डिग्री में अगर आप रोटेट कर रहे हो तो हमेशा आप क्या, इस चीज को, एंगल को आप 2 पाई से बढ़ा सकते हो, है ना, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो 2 पाई पे अपने आप को हर बार रिपीट करेगा। तो इसी पॉइंट और इसी एंगल को आप बार बार डिफरेंट तरीके से लिख के कर सकते हो, लेकिन पॉइंट एक ही है। लेकिन इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, और इनफाइनाइटली मेनी वेज हैं, है कि नहीं। तो ये एक चीज हो गया, है ना। तो हम यहां पे एक पॉइंट लिख लेते हैं कि एंगल को कैसे मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ, है ना। और उससे पहले इसका मतलब समझते हैं। ये देखो, ये जो पॉइंट P है, ठीक है, इस पॉइंट P को अगर आप समझने का ट्राई करोगे तो क्या हम इसको ये लिखा जा सकता है क्या, अगर किसी ने ये बोला, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, -1, पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अब देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो R होता है और जो रेडियस होता है, वो रेडियस क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है कि नहीं। तो रेडियस पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन के टर्म में आप रेडियस को नेगेटिव भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेगेटिव रेडियस का मतलब क्या होता है कि आप इस ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, है कि नहीं। आप कहां जा रहे हो, इस डायरेक्शन से, इस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, ये पॉइंट मैंने चूज कर लिया, अभी भी इसका डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट ही है, और इसका एंगल कितना हो जाएगा, देखो एंगल कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये जो हमारे पास पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q को मैं अगर एंगल के टर्म में लिखना हो सिर्फ इस तरीके से, तो हम क्या लिख पाएंगे, 1, 4 पाई बाई 3, है कि नहीं, पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। लेकिन इसी चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हमें 1 यूनिट तो जाना है, लेकिन 1 यूनिट किस तरफ जाना है, नेगेटिव साइड में जाना है ना। एक होता है, ये होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, और ये होता है बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आर नेगेटिव का मतलब यहां पे ये होता है कि हम नेगेटिव साइड जा रहे हैं, है कि नहीं। तो एंगल देखो अभी भी यही है, पाई प्लस पाई बाई 3 ही है, लेकिन हम किस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, 1,4/3 पे। तो 1,4/3 को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है कि नहीं। आ रही बात समझ में, ठीक है, 1 मिनट। तो कुछ पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं ये चीज समझाता हूं आपको अच्छे से। देखो कि जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट जो है, पोलर कोऑर्डिनेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, r, थीटा से, है ना। तो यहां पे इसका मीनिंग क्या हो गया कि रोटेट थीटा रेडियन अराउंड
एंड गो आउट आर यूनिट। ठीक है, तो ये पोलर फॉर्मेट में आर थीटा का मतलब होता है। अगर कहीं पे हमें पी आर कॉमा थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि देखो ये 1 कॉमा पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया कि हमें पाई बाई 3 रोटेट करना है ना। पाई बाई 3 यहां से हम रोटेट करेंगे और गोज आउट आर यूनिट, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी है 1, तो हमने एंगल तो पाई बाई 3 मूव किया और यहां से 1 यूनिट आगे मूव किए तो हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, यहां पे रेडियस है और थीटा है, तो थीटा का मेजरमेंट कैसे होगा। ठीक है, नेगेटिव वाले पार्ट पे हम अभी आते हैं फिर से कि नेगेटिव रेडियस का क्या मतलब है यहां पे। तो देखो यहां पे थीटा मेजरमेंट कैसे होगा, मेजरमेंट ऑफ थीटा। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ थीटा क्या होगा, ये चीज हमें पता है, ऑलवेज मेजर पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, और ऑलवेज मेजर नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना। तो एंगल का मेजरमेंट इस तरीके से होता है। ठीक है, और अब देखो रेडियस का मेजरमेंट किस तरीके से होगा। ठीक है, रेडियस का मेजरमेंट किस तरीके से होगा, मेजरमेंट ऑफ आर। तो रेडियस का मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, इफ आर इज पॉजिटिव, आर हमारा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना। रेडियस पॉजिटिव होता है, लेकिन जो आर की वैल्यू है ये एक्चुअली में क्या है, यहां पे कोऑर्डिनेट है ना। तो कोऑर्डिनेट को हमें उस तरीके से साइन के साथ लिखना पड़ेगा, है ना। तो इफ आर इज पॉजिटिव ड्रॉ द लाइन फॉरवर्ड फ्रॉम द पोल स्ट्रेट थ्रू द एंगल। ठीक है, पोल किसको बोलेंगे, यहां पे हमारा पोल क्या होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, तो हम जो पॉइंट दिया होगा ओरिजिन, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो पोल हम हमेशा, अभी के लिए हम पोल को हमेशा क्या ले रहे हैं, ओरिजिन ही ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट, इफ आर इज नेगेटिव ड्रॉ द लाइन बैकवर्ड from the angle backward from the pole straight through the angle to intersect the circle। ठीक है, लिख लो एक बार, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सर्कल ऑन दी अपोजिट साइड। ठीक है, तो अब देखो कि यहां पे ये बोला कि रेडियस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव रेडियस का मतलब क्या होगा हमारे लिए कि हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, है ना। किस तरफ फॉरवर्ड मूव करेंगे, जितना एंगल रोटेट हुआ है।
और अगर नेगेटिव रेडियस दिया हुआ है तो हमें एंगल में ही मूव करना है जितना एंगल हुआ है, लेकिन उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट हमने लिया था अभी 1,π/3, ठीक है, तो क्योंकि 1 रेडियस हमें पता है तो हम एक सर्कल तो ड्रॉ कर ही सकते हैं 1 रेडियस का, है ना, और ये हमें पता है कि ये इसी सर्कल पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो ये जो एंगल था हमारा, ये एंगल π/3 दिया हुआ था, तो इस पॉइंट को अगर हमें डिनोट करना है तो हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस से हमने एंगल मेजर किया π/3 है कि नहीं, तो π/3 एंगल से इस पॉइंट से 1 पॉजिटिव है, तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कितना यूनिट? 1 यूनिट, है ना, तो क्योंकि 1 दिया हुआ था। अब देखो अगर किसी ने यहां पे ये लिखा -1, π + π/3, ठीक है, -1, π + π/3, तो सबसे पहले आप एंगल रोटेट करो। एंगल कितना है? π + π/3। π + π/3 कहां पे लाई करेगा, है ना, तो ये पाई है, इसी के जस्ट अपोजिट वाली लाइन पे होगा, यहां पे, है कि नहीं, तो ये लाइन हमारा है ना, हमें अभी ये हमारा लाइन का डायरेक्शन हो गया, है ना, क्योंकि एंगल हमें ये बता रहा है कि हमें इस एक्सिस से इतना रोटेट करके मूव करना है ना, तो ये हमारा लाइन का डायरेक्शन हो गया। लेकिन क्योंकि रेडियस नेगेटिव है तो अब इसके लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा होगा? ये वाला डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको? एंगल जितना रोटेट करेंगे वही एंगल उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन बन जाएगा, है ना, तो हमने ये एंगल रोटेट किया तो ये इसके लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। लेकिन -1 नेगेटिव है तो हमें इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, और यहां पे ओरिजिन ही हमारा पोल है तो हमें इस डायरेक्शन से 1 यूनिट मूव करना पड़ेगा। तो फिर से हम कहां पहुंच जाएंगे? 1, π/3 पे ही, है ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी किसका है? सेम पॉइंट का है। ये दोनों सेम पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है। क्लियर हुआ, है ना? तो आप किसी पॉइंट्स को अगर आप डिनोट कर रहे हो, है ना, अगर कोई 1, π + π/3 लिखता है ना, तो 1, π + π/3 क्या होगा? पहले हम π/3 एंगल मूव करेंगे, ठीक ना, और उसके बाद 1 यूनिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कितना बोलेंगे? 1, 4 π/3। लेकिन अगर किसी ने यहां पे माइनस लगा दिया तो इसका मतलब आप फिर से इसी पॉइंट P पे पहुंच गए, है ना, तो इसी पॉइंट P को 1, π/3 को आप क्या लिख सकते हो? -1, 4 π/3 भी लिख सकते हो। तो नेगेटिव रेडियस का मतलब क्या हो गया इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? ठीक है, यहां पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडियस नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है? रेडियस नेगेटिव होने का यही मतलब होता है कि आपको फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है, ठीक ना, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डिसीजन आर के साइन के साथ होता है, ठीक है, रेडियस पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे जो आर लिखा हुआ है वो आर एक साइन के साथ आ रहा है, ठीक है, तो उस साइन के हिसाब से हमें आपको बताना है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा जो आप उस सर्कल से बाहर की तरफ जाना चाहोगे, ठीक ना, कहीं भी आपको वो ये सर्कल दिया हुआ हो, है ना, तो ये अगर हमारा आर है, ठीक है, तो एंगल आप जितना भी रोटेट करोगे, ये एंगल रोटेट किया तो इस एंगल में ये इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन है कि नहीं? अगर आपने ये एंगल ले लिया है तो यहां के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला। तो जो आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड क्या होगा? हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, है कि नहीं? अगर आप सर्कल से बाहर की तरफ जाना चाह रहे हो तो वो हमेशा हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, है ना, तो अगर कोई नेगेटिव बोलता है तो हम फॉरवर्ड इस तरफ नहीं जाके इसके अपोजिट साइड में मूव करेंगे, ठीक है, ये भी बाहर ही जाना चाह रहा है लेकिन जाना चाहिए था इसे इस तरफ, लेकिन वो इस तरफ मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, तो उसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे, है ना। तो यहां पे देख लो, ये हमारा हो गया क्या चीज? फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, ये अगर एंगल हम थीटा लेते हैं और इसी एंगल थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं? हमने एंगल कहां पे लिया है? एंगल को ध्यान दो, एंगल हमारा सिर्फ इतना वाला पार्ट है। अगर आप एंगल चेंज कर देते हो, ठीक है, अगर किसी ने एंगल ये ले लिया, ठीक है,
किसी ने एंगल यहां से ये एंगल लिया, तो इसके लिए ये क्या बन जाएगा, ये एंगल अगर हमारा थीटा है, ठीक है, तो ये हमारा अभी क्या हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसके अपोजिट में जाओगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो रहा है? तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब समझ में आ गया कि हम कैसे लिखते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड को। तो नेगेटिव रेडियस का मतलब बेसिक आइडिया यही होता है कि आपको फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डिसीजन कहां से होगा, एंगल के टर्म्स में होगा। आप एंगल देखो कि आपने एंगल कहां पे लिया है, वो एंगल जहां पे पहुंचेगा उससे बाहर की तरफ आप जाना चाहोगे तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना। तो ये इस एंगल के लिए ये फॉरवर्ड है और इस एंगल के लिए ये वाला डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन है ना। तो इसलिए एंगल और रेडियस दोनों हमें सही तरीके से पता होना चाहिए, तब आप इसको डिसाइड कर पाओगे कि फॉरवर्ड क्या है और बैकवर्ड क्या है। ठीक है, सिर्फ आप एंगल के बेसिस पे हम इस चीज का डिसीजन मुश्किल होगा, है ना, हम नहीं बता पाएंगे कि फॉरवर्ड कौन सा है बैकवर्ड कौन सा है। तो अगर रेडियस साइन के साथ है, पॉजिटिव होगा तो हम फॉरवर्ड लेंगे बाहर की तरफ, लेकिन एंगल का ध्यान देके। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस था हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड कहने का। तो एक ही पॉइंट P को आप पोलर कोऑर्डिनेट में इनफाइनाइट वेज में दिखा सकते हो, जबकि कार्टेशियन में क्या था रेस्ट्रिक्शन, कि वो सिर्फ एक ही तरीके से हम उसको शो कर पाते थे एक्स वाई कोऑर्डिनेट के टर्म में, है ना। तो इसलिए वहां पे ये था, पोलर में एक ही पॉइंट को शो करने के इनफाइनाइट वेज हैं। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। अब आपको हमें यह सीखना है कि कन्वर्ट कैसे करना होगा, है ना। तो कन्वर्टिंग रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म। तो अगर आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया हुआ है और आपको उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको लगेगा कि हमें कार्टेशियन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो एक बार उसको पोलर में कन्वर्ट करके देखते हैं, अगर शायद कुछ इजी सा एक्सप्रेशन दिख जाए तो हमारे लिए काम बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 2x², ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन में है ना। अब इस कार्टेशियन को हमें पोलर में कन्वर्ट करना है ना। तो हमारे पास एक रिलेशन था, है ना, हमने स्टार्टिंग में लिखा था रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर, है ना, और कार्टेशियन को ही रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एंड पोलर, है ना। तो रेक्टेंगुलर और पोलर में क्या रिलेशन था, x को हम क्या पुट करते थे r cos थीटा और y को हम क्या पुट करते थे r sin थीटा। सिंपल ये कन्वर्जन हमें यूज करना है यहां पे, यानी जहां जहां पे x है वहां पे हम r cos थीटा पुट करेंगे और जहां जहां पे y है वहां पे हम r sin थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे पुट करो तो ये क्या हो गया, r sin थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से देखो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस अगर 0 ले लोगे तो सिर्फ आप ओरिजिन पे ही पहुंच जाओगे, तो हम ओरिजिन नहीं दिखाना चाह रहे, हम इस कर्व को दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कर्व का ग्राफ कैसा होता है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, याद है कि नहीं, ये पैराबोला का इक्वेशन है। अगर हम पैराबोला को इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो कैसा होगा, तो देखो यहां से r की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो कि अगर हम यहां पे आप अगर थीटा की वैल्यू π/4 पुट कर देते हो, ठीक है, अगर हम थीटा की इक्वल टू π/4 पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में, ठीक ना, एक बार पुट करके देखते हैं। अगर हम थीटा इक्वल टू π/4 पुट किया, ठीक है, तो r, क्योंकि ये r क्या है अपने आप में एक थीटा का फंक्शन है, ठीक है, तो r ऑफ π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो थीटा पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 और ये टर्म शायद कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 1/√2। इसका मतलब क्या हो गया कि π/4 पे आप कहां पहुंचोगे, ये देखो π/4 अगर आप एंगल लोगे तो आप इस किसी लोकेशन पे पहुंचोगे, है ना,
ये एंगल π/4 है, और यहां से रेडियस उसका कितना होना पड़ेगा इस कर्व के लिए, पैराबोला के लिए 1/√2। तो अगर आप π/4 पे लेते हो और आप किसी पैराबोला के पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो तो आपका रेडियस कितना होना चाहिए, 1/√2 होना चाहिए, है ना। तो आप इस पॉइंट पे पहुंच सकते हो। वैसे ही देखो, अगर हम आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देते हैं, ठीक है, और 0 पुट कर दो, पहला वाला इजी वाला पॉइंट। अगर आप 0 पुट करोगे तो कहां पे पहुंच जाओगे, ओरिजिन पे ही, है कि नहीं। अगर हम आर की वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हैं, ठीक है, तो आर 90 होगा, तो ये देखो ये टर्म किसको टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी को। यानी जैसे जैसे आपका एंगल मूव करता जाएगा, वो चीज आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आपका एंगल ये हमेशा बढ़ता जाएगा इस तरीके से, और जैसे ही आपका एंगल 90 होगा ये चीज कहीं कट नहीं करेगा, है ना। तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, यानी वहां पे आप रेडियस को हम लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो वो चीज हमें ये कर्व से दिखाई भी पड़ रहा है कि रेडियस यहाँ पे एंगल इस वाले एक्सिस पे क्योंकि कहीं कट नहीं कर रहा है, इसलिए हमें आर की कोई फाइनाइट वैल्यू मिल नहीं रही है ना। वैसे ही आर की कोई भी डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे, हमेशा थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, मान लो 89 डिग्री पुट कर दिया, है ना, तो यहां पे रेडियस आपका कितना आ जाता है, 1641, ठीक है। कैलकुलेट करना, बस कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया हुआ है और कुछ भी नहीं है, ये चीज आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो ये बस एक बताने के लिए डेटा कि 89 डिग्री पे इतना ज्यादा रेडियस लेना पड़ता है, ठीक है, और 1 डिग्री जब होता है तो यही चीज इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है। तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, आपका ये जो टर्म है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। आ रही बात समझ में। अब अगर हमें ये लगता है कि देखो कि हमें तो यहां पे कर्व तो दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही है कि नहीं, हमारा यहां पे कर्व क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, लेकिन हमने आर ये पुट किया, तो आप आर अगर ये पुट करना स्टार्ट करोगे तो नीचे वाला टर्म तो पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। थीटा की वैल्यू हम 0 से 2π में कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो अगर हम 0 से 2π में कुछ भी पुट करेंगे तो आर की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, है ना। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि जैसे ही आप थीटा की वैल्यू पाई से ज्यादा करते हो, ठीक ना, जैसे ही आप थीटा की वैल्यू पाई से ज्यादा पुट करोगे तो रेडियस आपका क्या होने लगेगा, नेगेटिव होने लगेगा। ये चीज दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक हमेशा आपका रेडियस पॉजिटिव होगा, तो आप हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करते जाओगे, है ना, और इन सब के लिए हमें कर्व पे कोई ना कोई रेडियस मिलता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप आर की वैल्यू पाई से ज्यादा पुट करोगे तो रेडियस आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो अगर किसी ने 3π/4 पुट कर दिया, है कि नहीं, या 5π/4 किसी ने पुट कर दिया, तो इस केस में रेडियस आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो रेडियस नेगेटिव होने का मतलब फिर से क्या हो जाएगा कि हमें जाना चाहिए इसके लिए आउट है, क्योंकि लेकिन डायरेक्ट रेडियस नेगेटिव हो गया तो हमें फिर से इस पॉइंट से इस तरफ जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमेशा आपको इसी कर्व के पॉइंट्स मिलेंगे, थीटा भले ही 0 से लेकर 2π तक कुछ भी हो, लेकिन आप जो आपको अगर रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है कि रेडियस नेगेटिव का क्या मतलब होता है ना, तो वहां से आप इस चीज को समझ पाओगे कि रेडियस नेगेटिव का मतलब ये होता है कि हमें फिर से रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रेडियस नेगेटिव होगा तो इस एंगल पे आपको फिर से इस तरफ मूव करना पड़ेगा, तो फिर से आपको इसी कर्व का पॉइंट मिलेगा, है ना। तो पैराबोला का इक्वेशन तो है, ये चीज आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, नीचे वो कभी आ नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो ये एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, आप किसी भी कर्व को कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सर्कल का इक्वेशन होता है, ठीक ना, तो x इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, r cos थीटा, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, r sin थीटा। यहां पे पुट करो, देखो कितना आएगा, r स्क्वायर
इक्वल टू 1, है ना, आर स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। आर स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 हो जाएगा इन्फिनिटी पे टेंड नहीं हो रहा है, देखो अगर इन्फिनिटी पे टेंड नहीं होता तो ये कहीं ना कहीं कर्व को कट करता कि नहीं, इस वाले में आप बता रहे हो, है ना, यहां पे रेडियस इन्फिनिटी हो रहा है कि नहीं, आर जब 90 डिग्री होगा तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं, तो cos 90 0 हो जाएगा तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, रेडियस 0 नहीं होगा, क्योंकि cos कहीं पे इन्फिनिटी होता है क्या, cos की वैल्यू, cos स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, तो ये तो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, लेकिन जब ये 0 होगा तो r हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी आप अगर एंगल π/2 ले लेते हो तो रेडियस आपको इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, तब ये जाके इस कर्व को कट करेगा, है कि नहीं, तो इसका सिंपल मीनिंग ये है, इसका मतलब ये नहीं कि रेडियस वो होना चाहिए, है कि नहीं, R90 कितना होगा, 0 नहीं होना चाहिए, आ रही बात समझ में, R90 क्या होना चाहिए, R ऑफ 90 डिग्री अगर पुट करोगे आप तो ये चीज इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा ये पैराबोला है ना, और अगर आप 90 डिग्री एंगल ले लेते हो तो उस केस में आपको रेडियस क्या लेना पड़ेगा, रेडियस इनफाइनाइट लेंथ का रेडियस लेना पड़ेगा, है ना, तो रेडियस हमारा इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है, तो जैसे ये सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल के इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो यहां से देखो r की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना, r इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, r इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहां पे देखो ध्यान से आप देखोगे तो r इक्वल टू एक्चुअली 1 नहीं होगा, क्या होगा, r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू -1 होगा, यहां हम एक्स वाई एक्सिस में काम नहीं कर रहे हैं, हम रेडियस और थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं, आप उसको एक्स वाई एक्सिस से कंपेयर कर रहे हो इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है, जब हम पोलर में काम करेंगे तो रेडियस और एंगल के बारे में बात करेंगे, तो अगर कोई बोलता है कि एंगल 90 डिग्री होगा तो रेडियस हमें कितना लेना पड़ेगा ताकि हम कर्व पे पहुंच सके, तो उसके लिए कितना होना पड़ेगा, इनफाइनाइट लेंथ का आपको रेडियस लेना पड़ेगा, है कि नहीं, y यहां पे हम एक्स वाई एक्सिस को नहीं देख रहे हैं, हम रेडियस और उसके टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ डीजे, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि यहां पे हमारा y एक्सिस तो इन्फिनिटी होना चाहिए, y इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, रेडियस इन्फिनिटी है, ठीक है, हम एंगल और रेडियस के टर्म में बात हो रहा है, यहां पे जब भी हम एंगल पुट करेंगे तो हम रेडियस के बारे में कमेंट करेंगे, y एक्सिस के बारे में कमेंट नहीं कर रहे हैं, x के बारे में कमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको पर्टिकुलर एंगल के लिए कुछ ना कुछ रेडियस मिलना चाहिए उस कर्व पे पहुंचने के लिए, है कि नहीं, ये एक नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस वाला कर्व नहीं है, एक्स वाई में तो हमें इजीली दिखाई पड़ जाता है कि रेडियस और ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, लेकिन जब हम एंगल के टर्म में बात करेंगे तो हम एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना रेडियस हमें चाहिए उस कर्व पे पहुंचने के लिए, बस उस चीज को हम डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन में देखो कि सर्कल का इक्वेशन का हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो हमने एक यूनिट रेडियस का सर्कल ले लिया, ये हमारा यूनिट रेडियस का सर्कल है, ठीक है, अब देखो कि आप इसको अगर हमें पोलर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, x के जगह पे r cos थीटा, y के जगह पे r sin थीटा पुट करेंगे, तो x के जगह पे r cos थीटा पुट करोगे
तो ये कंडीशन आपका निकल के आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू 1 और आर इक्वल टू -1 दो चीजें आ रहा है ना। तो आर इक्वल टू 1 मतलब तो समझ में, देखो ये चीज थीटा से इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ये टर्म क्या है, थीटा से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसका मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करो, हमें कहां जाना है, या तो 1 यूनिट जाना है या -1 यूनिट जाना है। 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव या आउटवर्ड डायरेक्शन, -1 का मतलब क्या हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप कोई सा भी एक एंगल चूज कर लो, ठीक है। मान लिया मैंने π/3 ले लिया, ठीक है। तो अगर थीटा की वैल्यू हम π/3 पुट करते हैं, थीटा इक्वल टू π/2 पे, π/3 पे, हमारे पास देखो आर की वैल्यू 1 भी होगी और आर की वैल्यू -1 भी होगी। ये दोनों वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं। तो अगर आप थीटा इक्वल टू π/3 लेते हो तो ये π/3 वाला एंगल है। तो अगर आप इस वाले इक्वेशन की बात करो r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1 में हम कहां जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना यूनिट मूव करना होगा, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट मूव करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, इस पॉइंट पे, है ना। तो π/3 के लिए हमारे पास एक पॉइंट ये मिला। लेकिन सेकेंड वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है कि r इक्वल टू -1 भी हो सकता है। तो r इक्वल टू -1 भी हो सकता है, इसका मतलब हम इसी पॉइंट से फॉरवर्ड नहीं जाके अब हम बैकवर्ड भी जा सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो फिर से हमें सर्कल का ही एक पॉइंट मिल रहा है। तो ये r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू -1, ये दोनों क्या है, एक्चुअली में सेम सर्कल का ही इक्वेशन है। बस फर्क किससे पड़ रहा है, फर्क बस डायरेक्शन से पड़ रहा है कि आप एंगल कैसा चूज कर रहे हो। हमेशा आपको एक 1 यूनिट फॉरवर्ड जाने पे भी आपको सर्कल पे पॉइंट मिलेगा, 1 यूनिट बैकवर्ड जाने पे भी सर्कल पे पॉइंट मिलेगा, है ना। तो इस पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कितना लिख सकते हैं, -1, π/3, है ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1, π/3, है ना। तो देखो एक एंगल के लिए हमारे पास दो रेडियस, दो अलग अलग टाइप के रेडियस मिल रहे हैं, है ना। और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमें सर्कल पे ही पॉइंट मिल रहा है कि नहीं। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि नेगेटिव रेडियस और पॉजिटिव रेडियस का मतलब क्या होता है। ये भी सर्कल का ही इक्वेशन है ना। तो r इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया कि हमारा ये थीटा से इंडिपेंडेंट है ना। सर्कल के केस में भी हमने ये चीजें किया था, है ना। और r को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में सोचो तो r क्या बताता है, mod z, है कि नहीं। तो mod z इक्वल टू 1 भी क्या है, सर्कल का ही इक्वेशन है ना। तो उस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं इसलिए हमें दो वैल्यूज दिखाई दे रही है। दो वैल्यूज इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आप कोई भी एक थीटा चूज करोगे तो हर एक थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास दो पॉइंट अवेलेबल होगा, और ये वही दो पॉइंट को है ना। आप इसी π/3 से आगे भी मूव कर सकते हो तो एक पॉइंट मिलेगा, π/3 से पीछे भी मूव करते हो तो भी आपको सर्कल का ही एक पॉइंट मिलेगा। इसलिए r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू -1 दोनों क्या है, सर्कल का ही इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट की टर्म में बात करते हो तो दोनों सर्कल का ही इक्वेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में बात करोगे तो mod z इक्वल टू 1 सर्कल का इक्वेशन होता है, mod z इक्वल टू -1 का कोई मतलब नहीं होता है ना। वहां पे -1 को हम किससे डिनोट करते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक कर्व सेम टाइप का, हाँ सेम ही चीज तो है, रिप्रेजेंटेशन अलग है। वही बोला ना हमने कि आप जैसे हमने सर्कल को डिनोट किया है ना, सर्कल का ये इक्वेशन होता है ना। तो मेनली क्योंकि हम लोग सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं। अभी भी हम लोग मैक्सिमम टाइम पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही सब कुछ कर रहे हैं। जो भी आपको एरिया कैलकुलेशन करना होता है, डेरिवेटिव वगैरह जो कुछ भी आप निकालते हो, 90% चांस पे हम लोग सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में काम करते हैं, ठीक है। पोलर में हमने अभी तक कभी काम किया नहीं है, लेकिन दोनों कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जो पोलर वाला पार्ट होता है वो एक्चुअली में जो प्लेन वगैरह चलता है ना, वहां पे वो चीजें डिटेक्ट करने के लिए इस कोऑर्डिनेट में वहां पे काम होता है। हमारे लिए जो मेनली यूजफुल होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है। तो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो चुका है वो किसके टर्म में डेवलप हो चुका है,
कार्टेशियन के फॉर्मेट में डेवलप हो चुका है। लेकिन इसी चीज को अगर हम पोलर में समझने का ट्राई करें तो चीजें वही है। इसका मतलब भी क्या है, r इक्वल टू 1 का मतलब भी सर्कल की ही इक्वेशन है। दोनों को अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको सेम चीजें मिलेगा। ठीक है, आप r थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते जाओ और एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट्स को मार्क करते जाओ। ठीक है, आप देखोगे कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आप ड्रॉ करोगे तो वो चीज क्या बताएगा, सेम इसी इक्वेशन को बताएगा। इस वाले इक्वेशन को हमने कैसे पता किया कि ये सर्कल का ही इक्वेशन है ना। तो हमने क्या किया, एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करते गए, जिसके लिए हमें रेडियस 1 मिल रहा था, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जितने पॉइंट भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल रहा था उन सबको हमने प्लॉट किया तो हमें ये इस टाइप का शेप दिखाई पड़ा। तो हमने बोला कि इस इक्वेशन का सर्कल, इस इक्वेशन का ग्राफ इस टाइप का होता है। वैसे ही अगर आपको चेक करना है कि r इक्वल टू 1 में क्या एक्चुअली में सेम ग्राफ होगा या किसी और टाइप का ग्राफ होगा, तो हमें करना क्या होगा, r इक्वल टू 1 है ना, ये थीटा से इंडिपेंडेंट है, यानी हम थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो आप थीटा की 0 से 2 पाई के बीच में इनफाइनाइटली वैल्यू पुट करो और रेडियस की वैल्यू कितनी है, 1, है ना। इस वाले में देखो आपको थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए। रेडियस तो हमें ऑलरेडी 1 पता है। आप थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाओ और एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो और उसको प्लॉट करो, फिर से हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, है ना। तो कर्व सेम है, कर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस देखने का तरीका अलग अलग है कि कोई कार्टेशियन में हम लोग क्योंकि मैक्सिमम टाइम उस पर काम कर रहे हैं इसलिए हमें इस वाले पार्ट में हम लोग जाते नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हमें इस डायरेक्शन में भी थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, क्योंकि हमने इसका ज्योमेट्रिकल जो कैसे होता है वो हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था कि कैसे हम इसको ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। सेम चीज पोलर फॉर्मेट में भी होता है। तो अब अभी जब आप आगे कैलकुलेट करोगे, है ना, तो कैलकुलेशन में क्या होगा कि आपको जब कर्व का एरिया कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, तो ये चीज हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। जैसे देखो कि अगर हमें अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जैसे मान लो कि हमें एरिया निकालना होता है, ठीक है ना। तो अगर हमें एरिया निकालना होता है तो हमें क्या लिखना होता है, y dx x1 to x2, है ना, डिपेंडिंग कि हमारा कर्व कैसा है और x1 से x2 के बीच में हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये किस फॉर्मेट में है, कार्टेशियन फॉर्मेट में है। ठीक है ना। अब अगर हमें पोलर फॉर्मेट में एरिया कैलकुलेट करना हो तो पोलर फॉर्मेट में हम एरिया कैसे लिखते हैं, है ना। तो पोलर में क्या होगा, एक आर्क बनेगा, है कि नहीं, और हमें आर्क का एरिया पता है क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, याद है कि नहीं। तो यहां पे हम थीटा क्योंकि एंगल के टर्म में मूव कर रहे हैं तो हम आर इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा ले लेते हैं, है ना। तो अगर आप इसको एलिमेंट के टर्म में समझने का ट्राई करो, फिजिक्स में आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा कि ये हमने डी थीटा लेंथ का एक एलिमेंट चूज किया, है ना, और इस एलिमेंट को हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो ये पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। तो अगर आपको पोलर फॉर्मेट में एरिया लिखना है तो एरिया का इक्वेशन इस फॉर्मेट में होता है ना, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। ये हम लोग लास्ट में बताऊंगा मैं इसको और अच्छे से कि एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा किस फॉर्मेट में, रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन फॉर्मेट में, है ना। तो कार्टेशियन फॉर्मेट में एरिया निकालने का ये फॉर्मूला है और ये पोलर फॉर्मेट में निकालने का है। अब सोचो कि मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बताया था, ठीक है ना। उस टाइम पे जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे अभी मैं फिर से एक बार कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्कल। ठीक है, तो देखो ये एरिया कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, सिमेट्रिसिटी वगैरह सब आप चेक कर सकते हो। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स 0 to 1, अगर हम x में कर रहे हैं तो 0 to 1, और y की वैल्यू हमें यहां से कैलकुलेट करना होगा इस वाले पार्ट से। तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इस वाले पार्ट से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो एरिया, और ये हमने पहले भी कैलकुलेट करके देखा हुआ है। और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, पाई आर स्क्वायर, और r की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू डायरेक्टली पाई के इक्वल होनी चाहिए, है ना। अब देखो सेम क्वेश्चन को मैं पोलर फॉर्मेट से ट्राई करता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास अभी भी यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1,
ठीक है। और इसको जब हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, r इक्वल टू 1, है कि नहीं। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में आप एरिया पुट करो, एरिया के फॉर्मूले में पुट करो, क्या होगा, हाफ r की वैल्यू 1 हो गई, तो ये वाला पॉइंट तो 1 हो गया d थीटा। और हमें कहां से कहां तक इंडिकेट करना होगा, क्योंकि थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से लेके 2 पाई तक, है ना। तो हम यहां पे क्या पुट करेंगे, 0 to 2 पाई। और देखो इंटीग्रेशन जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि एरिया कितना आएगा, पाई। तो अब बताओ कि इस वाले पार्ट से एरिया कैलकुलेशन इजी था या इस वाले पार्ट से एरिया कैलकुलेशन इजी था, है कि नहीं। पोलर फॉर्मेट में आपको यहां पे इजी दिखाई दे रहा है कि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम पोलर में ही काम करेंगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हमारा वर्क गया है कार्टेशियन फॉर्मेट में, तो वो तो हमें ध्यान में रखना ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे इस पर्टिकुलर सर्कल के केस में कार्टेशियन में थोड़ा सा फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, है ना, यानी तो सब्स्टिट्यूट करो और फिर उसको सॉल्व करो, है ना। लेकिन यही चीजें देखो पोलर में कितना इजीली हमारे पास आंसर निकल के आ गया है ना। तो बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कर्व सब कुछ सेम होता है, सेम टाइप का कर्व होता है, बस रिप्रेजेंटेशन उस कर्व का अलग तरीके से आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। जो नॉर्मल हमारा कार्टेशियन फॉर्मेट का फॉर्मेट होता है उस टाइप से ये दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए बस ये प्रॉब्लम होता है, और कोई दिक्कत नहीं है। कर्व का शेप सेम होगा, सब कुछ सेम टाइप का होगा, ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बस अलग है। तो देखो किसी किसी क्वेश्चन में पोलर फॉर्मेट में करने में दिक्कत होगा, कार्टेशियन में आप उसको जल्दी कर पाओगे। किसी किसी क्वेश्चन में कार्टेशियन में प्रॉब्लम होता है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम उसको पोलर में कन्वर्ट करके आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बस एग्जांपल था, इसी में हमें पोलर से, ठीक है, समझ में आ गया, आया डीजे समझ में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पोलर से कार्टेशियन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो अभी हमने कार्टेशियन से पोलर देखा, अब हम आते हैं कन्वर्टिंग पोलर टू कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर, है ना, ये भी कार्टेशियन एक ही चीज है। कन्वर्टिंग पोलर टू रेक्टेंगुलर, ठीक है। मान लो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ पोलर फॉर्मेट में r इक्वल टू 3 sec थीटा, ठीक है। हमारे पास अभी भी रिलेशन दोनों में यही है, तो जब भी आपको कन्वर्जन करना हो हमेशा हम यही कन्वर्जन करेंगे, y इक्वल टू r साइन थीटा, जहां जहां पे r cos थीटा दिखाई पड़ेगा वहां पे हम x पुट कर देंगे, जहां पे r साइन थीटा दिखाई पड़ेगा वहां पे y पुट कर देंगे। तो कन्वर्जन का फॉर्मूला बस हमारे पास यही है, आपस में इंटरचेंज करने का पोलर और कार्टेशियन में, ठीक है। तो अब देखो ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में हमें यहां से पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली में ये इक्वेशन किस चीज का है कि नहीं। आप अगर आपको डायरेक्टली कोई ये इक्वेशन दे दे और बोले कि बताओ कि ये किस चीज का इक्वेशन है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहां पे, है कि नहीं। और यहां पे हम प्रिडिक्ट करना डायरेक्टली देख के बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम इसको अब यहां पे कार्टेशियन में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो r इक्वल टू हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो गया, r cos थीटा इक्वल टू 3, और जहां r cos थीटा दिखेगा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, x, तो x इक्वल टू 3। तो ये एक्चुअली में क्या था, एक लाइन का इक्वेशन था पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, ये हमारा इक्वेशन है, ये x इक्वल टू 3 हो गया, है ना। लेकिन देखो इस वाले फॉर्मेट में समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने कार्टेशियन में कन्वर्ट किया तो हमें दिख गया कि ये पैरेलल टू y एक्सिस है, लेकिन ये चीज आप डायरेक्टली इस वाले इक्वेशन से देख के नहीं पता कर पाओगे, है ना। लेकिन आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो कि कैसे ये चीज हो रहा है ना। आप एंगल डिफरेंट एंगल की वैल्यू पुट करके देखो, आपको यहां से हर एक टाइप के रेडियस मिलता जाएगा, डिफरेंट एंगल पे आपको डिफरेंट रेडियस फॉर्म होता जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आप चीजों को जस्टिफाई कर सकते हो कि ये इसी का इक्वेशन है। तो यही मैंने बोला कि आपको दोनों फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकें और बता सकें कि हमारा इक्वेशन क्या होने वाला है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मेट में कन्वर्जन हमारा इजी होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम पे हम लोग कार्टेशियन में ही काम करेंगे, ये बस मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि कभी आपको लगे कि उस फॉर्मेट में निकालना प्रॉब्लम है तो हम उसमें
काम नहीं करेंगे, पोलर में चले जाएंगे, है ना। तो ट्राई करना, अगर कहीं पे जरूरत पड़े तो जा सकते हो, ऑप्शन आपके लिए ओपन है, ठीक है। मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है r इक्वल टू 5 साइन थीटा। अब हमें यहां से पता नहीं चल रहा है कि ये इक्वेशन एक्चुअली में किस चीज का है, ठीक है। तो हम इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके एक बार देखते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। तो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जहां पे r cos थीटा होगा x पुट करेंगे, r sin थीटा होगा y पुट करेंगे, लेकिन यहां पे हमें कहीं वैसा कोई टर्म दिखाई नहीं दे रहा है ना। और एक और रिलेशन हमारे पास यहां पे है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, आर स्क्वायर की इक्वल होगी, है ना। तो यहां पे देखो, अगर हम इसको आर स्क्वायर पुट कर देते हैं, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगा। और आर स्क्वायर के जगह पे अब हम क्या पुट कर पाएंगे, है ना, आर स्क्वायर के जगह पे अब हम क्या पुट कर पाएंगे, ठीक है। और स्क्वायर नहीं करो, स्क्वायर करने से प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, देखो, क्योंकि हमें यहां पे आर साइन थीटा दिखाई पड़ रहा है, जहां पे आर साइन थीटा होगा वहां पे हम वाई पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट तो हमारा वाई हो गया, तो ये 5y, और आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो अब ये चीज आप देख के बता सकते हो कि ये इक्वेशन किस चीज का है, किसका इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है ना। और कैसा इक्वेशन होगा, y एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा, सेंटर 0,5/2 होगा, ठीक है। तो आप हम यहां से देख के इस चीज को बता सकते हैं, लेकिन हमारा एम ये है कि अगर कोई इस टाइप का इक्वेशन दे दे तो हम यहां से डायरेक्टली यहां पे कैसे पहुंचे, है कि नहीं। हम यहां से इतना इस तरफ से ऐसे घूम के हम यहां नहीं पहुंचना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारा जो माइंड क्लियर हुआ है और जो हमने अभी तक सीखा है वो हम यहां से यहां तक के लिए काफी कंफर्टेबल है। लेकिन हमारा ये चैप्टर करने का मतलब ये है, और ये पार्ट करने का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली अगर कोई हमें r इक्वल टू 5 साइन थीटा दे तो हम ये समझ पाए कि ये डायरेक्टली इसी सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। जैसे आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन दिया होता है तो आप डायरेक्टली सर्कल का इक्वेशन प्रिडिक्ट कर पाते हो, सेम वही चीज हम ट्राई अब करेंगे कि r इक्वल टू 5 साइन थीटा दिया हो तो हम यहां पे कैसे पहुंचे, है ना। तो इसलिए हम पोलर कोऑर्डिनेट का ट्रेसिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको इस टाइप का कोई इक्वेशन दिया होगा, इस टाइप का कोई इक्वेशन दिया होगा, और हम डायरेक्टली यहां से विदाउट इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट किए हुए हम ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे कि क्या हम डायरेक्टली पोलर से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो ये चीजें आप समझ सकते हो कि कैसे हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप ट्राई करना इसको कन्वर्ट करने का कार्टेशियन से पोलर में और पोलर से कार्टेशियन में, ठीक है। जैसे r इक्वल टू 4 cos थीटा प्लस 4 r इक्वल टू, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने का ट्राई करना कि कार्टेशियन में एक्चुअली में ये किस चीज का इक्वेशन होगा, ठीक है। ग्राफ प्लॉट मत करना, बस आप लिखना कार्टेशियन में, बस कन्वर्ट करना कि इक्वेशन क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और कुछ ज्यादा हमें इसमें काम करना नहीं है। r इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। r इक्वल टू 3 साइन थीटा, ठीक है। इन सबको बस आपको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन में, ठीक है। बाकी जो रिलेशन होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे हमें इसे डायरेक्टली कर्व को प्लॉट करके देखना है, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर cos 2 थीटा, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन आप ट्राई करो इसको और कन्वर्ट करने का ट्राई करो, बस कन्वर्जन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्जन के लिए बस वही हमें यूज करना है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो जहां पे cos थीटा होगा, आर कॉस थीटा होगा, वहां पे हम x पुट कर देंगे, जहां पे आर साइन थीटा होगा वहां पे हम y पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे हम इसको अभी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का प्लॉटिंग देखेंगे कि कैसे आप इस चीज को प्लॉट करके देख सकते हो कि आपका इक्वेशन कैसा फॉर्म हो रहा है। डायरेक्टली हम विदाउट कार्टेशियन में जाए हुए क्या कर्व को प्लॉट करके एक आइडिया निकाल सकते हैं या नहीं, ठीक है।
तो कुछ पार्ट उसका देख लेंगे, बाकी बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना है क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको कार्टेशियन में ही काम करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है, और जो भी डाउट्स हो वो मुझे भेजते रहना, मैं क्लास के बाद आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो बाय।